नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है उत्तरी भारत का मैदान। पिछले वीडियो में हमने उत्तरी भारत के मैदान के जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण व इसके महत्व को जानेंगे। सबसे पहले उत्तरी भारत के मैदान का हम प्रादेशिक विभाजन करें तो मैदान का सिंधु से असम तक का विस्तार समरूप न होकर अपने स्थानीय उच्चावच में भिन्नता रखता है, जिसके आधार पर इसे निम्न 4 प्रादेशिक उप विभागों में बांटा गया है। पहला है सिंधु का मैदान, दूसरा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। मानचित्र में भारत के प्रादेशिक विभाजन को दिखाया गया है, जिसमें पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान प्रमुख है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और अंत में अरब सागर में गिर जाती है। सबसे पहले इस मैदान का जो निर्माण है, इंडस प्लेन का जो निर्माण है, वो सिंधु नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़कों से हुआ है। जो नदी ने निक्षेप किए हैं उसी से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु मैदान के उत्तरी भाग में मरुस्थलीय धरातल है, जबकि पश्चिमी भाग में पुरातन जमावों से बना हुआ है। तो पुरातन जमाव यहाँ पर हैं, मतलब बांगर के मैदान हैं। और अगर हम बात करें थाल का मैदान की, जो मरुस्थलीय भाग है वो है थाल, जो पाकिस्तान में है। सिंधु, चिनाब व झेलम के दोआब के मध्य स्थित जो मरुस्थलीय भाग है उसे थाल कहते हैं, तो वो थाल उधर की तरफ है। सिंधु मैदान का कुल क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु मैदान के दक्षिणी भाग में रेतीली से दोमट मिट्टी मिलती है, जहाँ अनेक छोटी झीलें स्थित हैं। अनेक प्राचीन नदी मार्ग पाए जाते हैं। सिंधु मैदान में लंबे सकरे गर्तनुमा मार्गों को, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, लंबे सकरे गर्तनुमा मार्गों को धोरोस कहते हैं। ये स्थानीय नाम है इन गर्तनुमा मार्गों का, धोरोस। जब धोरोस सूख जाते हैं तो इनके मार्गों में लवणीय झील में बन जाती हैं, जिसे ढांड कहते हैं, ढांड। तो ये धोरोस और ढांड सिंधु के मैदान के स्थानीय नाम है, जिसे आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा में ये मैदान विस्तृत है, इसमें दिल्ली भी आता है। इस मैदान का विस्तार 640 वर्ग किलोमीटर है, 640 किलोमीटर है लंबाई में। उसका क्षेत्रफल 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। पंजाब जैसा नाम लिखा हुआ है, पंजाब 5 नदियों के प्रवाह से पंज दिया गया है और पानी को आब कहते हैं। तो पंजाब का नामकरण 5 नदियों के पानी के आधार पर पंजाब के नाम पर किया गया है। ये नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। ये पंजाब की प्रमुख 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों द्वारा लाकर बड़ी मात्रा में जलोढ़क जमा किए जाते हैं, जिन्हें अब इन्हीं नदियों ने काट कर मार्ग बना लिए हैं तथा इनके दोनों ओर कगार बने हुए हैं, खड़े कगार बने हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में धाया कहते हैं। तो नदियों ने जो मार्ग काट कर, जलोढ़कों को काट कर जो मार्ग बनाया और जो एक कटक के रूप में खड़े हैं, कगार के रूप में खड़े हुए हैं, उन्हें ही धाया कहा गया है। इस मैदान के उत्तरी भाग में शिवालिक से सटे हुए भाग, मतलब पर्वतपदीय भाग में नदियों का जाल बिछा रहता है, जिसे चोस कहते हैं, चोस। बात करें पंजाब हरियाणा के मैदान के संदर्भ में, तो पंजाब के मैदान में प्रवाहित 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। और पंजाब हरियाणा के मैदान में विभिन्न नदियों के बीच में स्थित क्षेत्रों को दोआब ही कहते हैं। और दोआब, ये निम्नलिखित 5 दोआब बहुत प्रसिद्ध हैं। जैसे सतलज व्यास के मध्य बिस्त जलंधर दोआब स्थित है। व्यास और रावी नदी के मध्य बारी दोआब स्थित है। रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब स्थित है। चिनाब और झेलम नदी के मध्य चाज दोआब स्थित है। चिनाब झेलम सिंधु के मध्य सिंध सागर दोआब स्थित है। अगर हम इसे मानचित्र पर देखें तो सिंधु घाटी और
रचना दोआब दे रखा है, सिंध सागर दोआब दे रखा है, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य बारी दोआब दे रखा है, बिस्त दोआब दे रखा है। तो ये मानचित्र में इसको इस तरह से दिखाया गया है। नंबर 3 है गंगा का मैदान। यह उत्तरी मैदान का मध्यवर्ती भाग है जिसका निर्माण उत्तर से गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा तथा प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं और जैसे सितंबर और उसकी सहायक नदियां उनके द्वारा लाए गए जलोढ़कों से इसका निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्य स्थित हैं। संपूर्ण मैदान उप विभागों में गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड का मैदान, अवध का मैदान, बिहार का मैदान, उत्तरी बंगाल का मैदान कहलाता है। जो पश्चिम का भाग है उसे रोहिलखंड और पूर्व का भाग है उसे अवध का मैदान कहते हैं। मध्य में गंगा यमुना दोआब है जो सबसे बड़ा दोआब है इस क्षेत्र का। इन दोआबों में मिलने वाले विस्तृत वायुड़ जमाव, वायुड़ माने हवा के द्वारा लाए गए जमाव को भूड़ कहते हैं। भूड़ चौड़ भूमि गंगा की समांतर दलदली भूमि है। नेक्स्ट बात करें हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो यह मैदान असम में धुबरी से सदिया तक फैला हुआ है। असम में इसकी चौड़ाई केवल 90 से 100 किलोमीटर के मध्य ही है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ अत्यधिक मात्रा में मिट्टी बहा के लाई जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा अवसाद लाने वाली नदी है जो किसी अवरोधक के आते ही जमा हो जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मार्ग में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें माजुली द्वीप, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसे यूनेस्को ने सन 2000 में विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2000 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। माजुली द्वीप असम के जोरहाट जिले में सागर तल से 845 मीटर ऊपर स्थित है। तो इस तरह से ये 4 महत्वपूर्ण प्रादेशिक विभाजन है। सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट हम बात करें थार के रेगिस्तान के बारे में। तो थार का जो रेगिस्तान है पंजाब का ही शुष्क भाग, पंजाब के मैदान का ही शुष्क भाग है और उसका दक्षिणवर्ती विस्तार है। इसे राजस्थान के शुष्क मैदान में मिल गया है। यह मैदान 650 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वास्तव में उत्तरी भारत के विशाल मैदान का ही भाग है। यह मैदान 2 लघु भागों में पुनः विभक्त किया गया है। पश्चिमी भाग को रेतीला शुष्क मैदान एवं अरावली के समानांतर स्थित भाग को राजस्थान बांगर प्रदेश कहते हैं। तो जो जहाँ बिल्कुल शुष्क मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं वो रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान जो है उसे राजस्थान बांगर प्रदेश कहा गया है। शुष्क प्रदेश व अर्ध शुष्क प्रदेश को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अलग करती है। इस मैदान में बड़े भाग की उत्पत्ति सागर के पीछे हटने से हुई है। कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान के मैदान का अधिकांश भाग समुद्र के अंदर था। यहाँ के जलोढ़ मैदानों को रोही कहते हैं। थार का रेगिस्तान के बारे में बात करें हम तो ये विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला तथा सर्वाधिक जनसंख्या, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र या मरुस्थल है। किसी भी मरुस्थल में इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती और इतनी सघन जनसंख्या का जमाव नहीं पाया जाता। तो ये थार का रेगिस्तान अपने आप में प्रमुख भाग है और ये पंजाब के दक्षिणी शुष्क भाग का ही भाग है। तो थार के रेगिस्तान को उत्तर के विशाल मैदान में ही सम्मिलित किया जाता है। ये हम देख सकते हैं मानचित्र पे भी कि यहाँ की लूनी नदी है वो इस क्षेत्र में बह रही है। बांगर प्रदेश में मरुस्थल बिल्कुल शुष्क है। तो मुख्य रूप से जो भारतीय मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। अब बात करते हैं उत्तरी भारत मैदान के महत्व। तो महत्व की बात करें तो ये कृषि संपन्न प्रदेश है। हम जानते हैं कि यहाँ नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के कारण से कृषि कार्य अच्छे ढंग से होते हैं, बढ़िया दृष्टि से होते हैं। इस कारण से ये अन्न का कटोरा या अन्न भंडार भी कहलाता है भारत का। नंबर 2, नदियाँ नौका वहन योग्य। इस भाग में जो नदियाँ हैं उनमें ढाल प्रवणता अधिक नहीं होती।
अतः वे नौका वहन योग्य होती हैं। इसी कारण राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा भागीरथी हुगली तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को देश का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। तो ये ढाल की कमी के कारण से, मैदानी भाग होने के कारण से यहाँ की जो नदियाँ हैं नौका वहन योग्य हैं, तो आंतरिक जल परिवहन की सुविधा इस क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है नदियाँ सदावाहिनी हैं। ये मुख्य रूप से इन नदियों का जो स्रोत है, उत्तर की विशाल मैदान की जो नदियाँ हैं और विशेषकर जो हिमालय से आती हैं, वो जिनका स्रोत हिमालय है, वो सदावाहिनी है, क्योंकि वहाँ से बर्फ़ पिघल कर वर्ष भर यहाँ प्रवाहित होती रहती हैं। और नदियाँ सदावाहिनी होने से यहाँ पर वर्ष भर जल की उपलब्धता होती है, जो कृषि कार्यों के लिए और नौका वहन के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 4, स्थलीय यातायात विकास को गति है। देखिए, मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में जो स्थलीय यातायात मार्ग हैं उसको निर्माण करना आसान है, उसको गति मिलना आसान है अगर हम तुलना करें पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। अतः यहाँ यातायात विकास भरपूर हुआ है। तो यातायात की दृष्टि से उत्तर भारत मैदान का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जनसंख्या का भरण पोषण, हम जानते हैं कि ये कृषि संपन्न क्षेत्र है और लगभग देश की 40% जनसंख्या का भरण पोषण इसी मैदान पर स्थित है, क्योंकि यहाँ जल की उपलब्धता है और उर्वरक मिट्टी है। तो यहाँ जो कृषि कार्य है वो उन्नत अवस्था में है। प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति, अगर हम देखें, हिंदू धर्म जो है वो इंडस सिंधु नदी से ही नाम निकला है, तो हिंदू धर्म की उत्पत्ति इसी मैदान में हुई है। जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म अनेक ऐसे महत्वपूर्ण धर्म हैं जिनकी उद्गम भूमि रही है, तो इसका आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। उद्योग का प्रमुख जो आधार है वो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, और उसके लिए सपोर्टिंग चाहिए यातायात विकास। और उत्तर भारत के जो मैदान हैं इसमें उपजाऊ मिट्टी, जल की उपलब्धता के कारण से कृषि कार्य उन्नत अवस्था में, तो जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इस मैदानी क्षेत्र में आंतरिक जल परिवहन व स्थलीय परिवहन, रेल मार्ग, सड़क मार्ग का विकास हुआ है, उसका सपोर्ट है। उस कारण से इस क्षेत्र में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग अपने चरम पर है, चीनी उद्योग भी अच्छी स्थिति में है, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग, पटसन उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में है। तो उत्तर भारत का मैदान भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को इसी तरह देखते हुए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।